नाकाम मंजर इमाम की एक खूबसूरत कहानी। नाकामी से मुंह छुपाने और डर जाने वालों के लिए एक हिस्सास तहरीर। कामयाबी हो या नाकामी, हमेशा अमल और बेअमली की चादर में पोशीदा होती है। वो भी कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे दुनिया भी हैरान रह जाए, कुछ करना भी ना पड़े। इसके लिए तो इंसान को बड़ी मीठी और गहरी नींद की जरूरत होती है, और नींद के बाद एक तफसीली ख्वाब भी चाहिए होता है। तो शुरू करते हैं ये खूबसूरत कहानी। हामिद के लिए आज का दिन बहुत ही मनहूस था। पहला हादसा यह हुआ कि फ्लैट से निकलकर जब वो लकड़ी के सीढ़ियों के जरिए नीचे उतरने लगा तो अचानक एक सीढ़ी का तख्ता टूट गया और उसका पैर उस तख्ते में धंसकर खला में झूलता रह गया। वो बहुत मजेदार पोजीशन में फंसा हुआ था। उसका एक पैर टूटे हुए तख्ते के अंदर धंसा हुआ झूल रहा था और दूसरा पैर ऊपर वाली सीढ़ियों में अटका हुआ था और बहुत नीचे फर्श था। अगर वो तख्ता मुकम्मल टूटा हुआ होता तो वो सीधा नीचे आ जाता। ऊपर से किसी का फ्लैट का दरवाजा बंद करने की आवाज आई। वो समझ गया कि खप्ती अकरम नीचे आ रहा था। अकरम एक बूढ़ा आदमी था और हामिद की तरह वो भी अकेला ही रहता था। उसकी बातें दिमाग खाने वाली हुआ करती थी। वो सीढ़ियां उतरता हुआ हामिद के पास आकर रुक गया। हामिद साहब, आप इस तरह क्यों लटक रहे हैं? उसने हैरत से पूछा। जनाब, मैं फंस गया हूँ, हामिद ने बताया। खुद देख ले, सीढ़ी टूट गई है। तो क्या हुआ, एक झटके से अपना पैर निकाल लें? अकरम ने कहा। बहुत मुश्किल है, मैं कोशिश करके देख चुका हूँ। देखिए, ये कोई बात नहीं कि आपने पूरा रास्ता घेर रखा है। अब मुझे नीचे जाना है तो कैसे जाऊं? तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं जानबूझकर इसमें घुस गया हूँ? हामिद गुस्से से बोला। या मुझे शौक हो गया है कि अपने आप को इस मुसीबत में डाल लूं? इस दौरान नीचे वाली मंजिल का एक आदमी ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों पर आया और हामिद से निचली सीढ़ी पर आकर रुक गया और ओ भाई, वो खड़े लहजे में बोला, ये क्या रूला मचाया है? हटो एक तरफ, मुझे ऊपर जाना है। अरे भाई, मेरा पाँव इस तख्ते में फंस गया है, हामिद ने कहा। खुदा के लिए मेरी मदद करो, मुझे निकालो। अब इस आदमी पर असल सिचुएशन वाज़ेह हुई थी। हाँ यार, तू तो वाकई फंस गया है। अब क्या करेगा, कैसे निकलेगा? भाई, मैं अपनी कोशिश से निकल नहीं सकता, तुम सब मिलकर कोई रास्ता निकालो। कुछ और लोग भी आकर ऊपर नीचे रुक गए। वो सब मिलकर इस सूरत हाल पर गौर कर रहे थे। अब ये बात हो रही थी कि 10 बार बिल्डिंग के मालिक को कहा जा चुका है कि वो लकड़ी की सीढ़ियां खत्म करके सीमेंट की पक्की सीढ़ियां बना दे, लेकिन वो सुनता ही नहीं है। एक साहब ने कहा, मैं इस बंदे की इस तरह फंसी हुई तस्वीर अखबार वालों को भेजूंगा। इससे क्या होगा? किसी ने पूछा। तुम देख लेना क्या होता है। अदालत इसका नोटिस लेगी, बिल्डिंग के मालिक के खिलाफ केस हो जाएगा। और जब तक क्या मैं इसी तरह फंसा रहूं? हामिद धड़क फाड़ कर चिल्लाया। नहीं नहीं, तुम भी निकल आओगे, बल्कि तुम्हारे लिए तो ये एक जबरदस्त चांस है, उसने कहा। एक ने कहा, कमाई का ऐसा सुनहरा चांस हर एक को नहीं मिलता। अब इसमें मेरी कौन सी कमाई हो जाएगी? हामिद ने कहा। बहुत सामने की बात है हामिद भाई, एक नौजवान ने कहा। तुम इस बिल्डिंग के मालिक पर केस कर सकते हो कि तुम एक जरूरी एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए जाना था, लेकिन सीढ़ियों में फंसने की वजह से नहीं जा सके। और इस पर दूसरा केस ये बनता है कि इस सीढ़ी की वजह से तुम्हारी टांग जख्मी हो गई है। तुम सबके सामने तमाशा बनकर रह गए हो। एक ने और लुकमा दिया। कम से कम 50 लाख का केस हो सकता है इस पर। भाई सलीम, 50 लाख बहुत ज्यादा है, उसने कहा। नहीं कमाल साहब, इस जैसे दौलतमंद बंदे के लिए कुछ भी नहीं। खुदा के लिए तुम मुझे निकालने की कोशिश करो, हामिद ने कहा। मैं कब तक फंसा रहूंगा? हामिद भाई, जरा ये तो सोचो कि तुम्हारी वजह से पूरी बिल्डिंग में रहने वालों का कितना भला हो जाएगा। ये सीढ़ियां खत्म हो जाएंगी, पक्की सीढ़ियां बन जाएंगी और तुम पूरी बिल्डिंग के हीरो कहलाओगे। इस दौरान हामिद के फ्लैट में सामने वाली फ्लैट की शहला भी आकर इस भीड़ में शामिल हो गई। हादसा देखकर उसे देखकर कई बार धड़का था। हामिद का दिल उसे देखकर कई बार धड़का था और इसका भी शायद यही मामला हो। वो भी हामिद के इस केस में दिलचस्पी लेने लगी थी। उसने हामिद की तरफ देखते हुए कहा, साहब, शायद आपके इल्म में ना हो, मैं एक चैनल के लिए काम करती हूँ। नहीं, ये मुझे नहीं मालूम था।
حامد مسکرا دیا۔ آپ ہمارے چینل کے لیے انٹرویو دیں گے؟ یہ آج کی بریکنگ نیوز بنے گی۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس انٹرویو کی بنیاد کیا ہوگی؟ وہ یہ بتائیں گے کہ آپ میں کتنا حوصلہ ہے، کتنی برداشت ہے، آپ کس عزم کے ساتھ اس مصیبت کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ آس پاس کھڑے لوگوں نے تالیاں بجا دی۔ حامد کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی تھی۔ شیلا خود اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ اگر یہ حادثہ برپا نہیں ہوتا تو وہ ہمیشہ کی طرح اسے نظر انداز کرتی ہوئی اس کے برابر سے گزر جاتی۔ اب تو وہ دل ہی دل میں اس حادثے کا شکر گزار ہونے لگا تھا، اور جہاں تک خود اس کے پھنسے رہنے کا معاملہ تھا، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ وہ ذرا سا جھٹکا دے کر اپنے پیر کو آگے پیچھے کر کے اس سیڑھی سے نکل سکتا تھا۔ اس دوران میں بلڈنگ کا ایک آدمی اپنے ہاتھ میں ایک فائل لیے ہوئے آ گیا۔ اس نے وکیلوں جیسا کالا کوٹ پہن رکھا تھا۔ حامد کے لیے وہ اجنبی تھا۔ اس نے آتے ہی اپنا تعارف کروایا۔ ناچیز کو تسلیم فاروقی کہتے ہیں۔ اس نے کہا، میں دیوانی مقدمات کا ماہر ہوں۔ اس حادثے کا سنتے ہی میں نے مالک کے خلاف کیس تیار کر لیا ہے۔ اب سب اور خاص طور پر آپ کے سائن کروانے ہیں۔ اب سب تیار ہے اور خاص طور پر آپ کے سائن کروانے ہیں۔ وکیل صاحب، کیا مالک 50 لاکھ دے دے گا؟ شیلا نے پوچھا۔ میڈم، آپ 50 لاکھ کی بات کر رہی ہیں، میں تو 80 لاکھ کا پروگرام بنایا ہے۔ وکیل کے اس بیان پر زوردار تالیاں بجائی گئی۔ شیلا نے اس بار لگاوٹ بھرے انداز میں حامد کی طرف دیکھا۔ پلیز سائن کر دینا۔ ہاں ہاں، میں تیار ہوں، حامد جھک کر بولا۔ بلڈنگ کا چوکیدار ایک بڑے سے شاپر میں ہوٹل کی چائے اور بسکٹ لے آیا۔ یہ چائے سلطان احمد نے بلوائی تھی۔ بھائی حامد، میں نے سوچا ہے کہ تم اتنی دیر سے پھنسے ہوئے ہو، کچھ کھایا پیا نہیں ہوگا، اس لیے چائے اور بسکٹ منگوائی ہے۔ سلطان احمد کے جذبے کو بے حد سراہا گیا۔ نیچے منزل کے استاد معظم کے یہاں سے چائے اور کئی درجن پیالیاں آ گئی۔ سلطان نے سب سے پہلے حامد کو چائے پیش کی۔ یہ لے میڈم، یہ چائے پی لے۔ سلطان نے سب سے پہلے شیلا کو چائے پیش کی تھی۔ یہ لے میڈم، یہ چائے پی لے۔ ارے میں کیوں؟ آپ حامد صاحب کو دیں، ان کو بھی مل جائے گی، پہلے آپ تو لے لیں۔ شیلا کے بعد حامد کو بھی چائے دی گئی، بسکٹ بھی دیے گئے۔ وکیل صاحب چائے ختم کرتے ہی کیس فائل کرنے کے لیے روانہ ہونے لگے، لیکن اس سے پہلے انہوں نے حامد سے کہا، حامد صاحب 1000 روپے تو دیں۔ 1000؟ وہ کیوں؟ بھائی بلڈنگ کے مفاد کے لیے میں آپ سے اپنی وکالت کی فیس تو نہیں لے رہا، لیکن تھانے والوں کو کچھ دینا پڑے گا۔ تھانے والوں کو؟ میں سمجھا نہیں۔ ارے بھائی، اس کی FIR کٹے گی، وکیل نے کہا، تاکہ مالک کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ پھر آپ کی طرف سے کیس فائل ہوگا اور آپ کے حق میں فیصلہ ہوتے ہی 80 لاکھ روپے مل جائیں گے۔ بھائی جان، اور یہ فیصلہ کتنے دنوں میں ہوگا؟ حامد نے کرارتے ہوئے پوچھا۔ اب اس کا پیر اچھا خاصا درد کرنے لگا تھا، کم از کم 15 دن تو لگ ہی جائیں گے، وکیل نے بتایا۔ وہ بھی اس لیے کہ یہ ایمرجنسی کیس ہے۔ وکیل صاحب، کیا آپ پاگل ہو گئے ہیں؟ حامد چلایا۔ میں 15 دنوں تک اسی طرح لٹکا رہوں؟ تو کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ قربانی بھی دینی پڑتی ہے، وکیل طنزیہ انداز میں بول کر دوسروں سے مخاطب ہوا۔ کیوں بھائیو، میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں بھائی جان، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، رقم بھی تو معمولی نہیں، 80 لاکھ کم نہیں ہوتے۔ حامد میاں، ایک بزرگ نے مخاطب کیا۔ جی فرمائیں، حامد جھلا کر بولا۔ تم کو تو یاد ہوگا بیٹا کہ میں تمہارے والد صاحب کا دوست ہوا کرتا تھا، بزرگ نے کہا، اور میں بھی اسی بلڈنگ میں رہتا ہوں۔ جی فرمائیں بیٹا، تمہارے والد مجھے بہت عزیز رکھتے تھے، میرا بہت خیال رکھتے تھے، تو تم بھی میرا خیال رکھنا بیٹا۔ اب بتا تو دیں کیسا خیال رکھوں؟ بیٹا صرف 10 لاکھ، میری 2 جوان بیٹیاں ہیں، دونوں اس 10 لاکھ میں نپٹ جائیں گی۔ نپٹ تو جائیں گی، لیکن 10 لاکھ آپ کو کہاں سے دوں؟ وہ جو 80 لاکھ ملیں گے بیٹا، اس میں سے 10 لاکھ مجھے دے دینا، زندگی بھر دعائیں دوں گا، میری بیٹیاں یاد کریں گی۔ اوہو، کہاں ہے میرے 80 لاکھ؟ میں جانتا ہوں بیٹا، مجھے وکیل صاحب پر پورا بھروسہ ہے، بزرگ نے کہا، بہت قابل آدمی ہے، تم کو 80 لاکھ دلا کر رہے گا۔ چاچا میاں، شیلا نے بزرگ کو مخاطب کیا، آپ کو شرم آنی چاہیے کہ ایک آدمی مصیبت میں پھنسا ہے اور آپ اس سے پیسوں سے اپنا حصہ مانگنے چلے آئے ہیں۔ پھر اس نے سب کی طرف دیکھا۔ آپ سب کان کھول کر سن لیں، ان کے پاس جتنے پیسے ہوں گے حساب کتاب میں رکھوں گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ کوئی 10 لاکھ لے کر چلا جا رہا ہے، کوئی 5
मिल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा, एक एक पाई का हिसाब मेरे पास होगा। क्यों, क्या तुम हामिद साहब की बीवी हो? औरत ने चिल्लाकर पूछा। हूं नहीं, लेकिन हो भी सकती हूँ, शैला तड़क कर बोली। हामिद मुस्करा दिया। इस दौरान पहली बार उसने खुद कोई अच्छी खबर सुनी थी। उसने शैला की तरफ देखा। वो खूबसूरत अंदाज में हामिद को देख रही थी। अचानक एक औरत ने ऐलान किया, हामिद, आज रात का खाना मेरी तरफ से होगा। आप बता दें आपकी पसंदीदा डिश क्या है? देखें साहब, तकल्लुफ मत कीजिएगा। ये लो, एक दूसरी औरत चहक कर बोली। खाने का तो मैंने सोच रखा है। चलो, तुम सुबह का नाश्ता करा देना हामिद भाई को। हामिद की समझ में नहीं आ रहा था कि उसे रोना चाहिए। तकलीफ तो हो रही थी, लेकिन इम्कानात रोशन कुछ कह भी नहीं सकते। बहुत से लोग पब्लिसिटी के लिए भी इस किस्म की हरकत करते हैं। पिछले दिनों खबर आई थी कि नाइजीरिया का एक आदमी बगैर पैराशूट के जहाज से कूद कर मर गया था। माफ कीजिएगा, मुझे ऐसी बेतुकी मौत का कोई शौक नहीं। ये भी हो सकता है तुमने पैसों के लालच में ही ऐसा किया हो। 80 लाख के लिए तो आदमी कुछ भी कर सकता है। बेवकूफ इंसान, एक बुजुर्ग खफा हो गए। अब इस बेचारे हामिद को क्या मालूम कि ये सौदा 80 लाख में होगा। अरे सब जानता हूँ, ये सब इस वकील और इस शख्स की मिली भगत है, अकरम ने कहा। हामिद का दिल चाहा कि वो किसी तरह इस सीढ़ी से निकलकर इस कमबख्त का गला दबा दे, लेकिन इसका बदला उस शख्स ने ले लिया था जिसने हामिद की हिमायत की थी। उसने एक जोरदार घूंसा अकरम को जड़ दिया था। बदले में अकरम ने उसे टक्कर मार दी थी। जरा सी देर में वहां बलवा होने लगा था। कुछ लोग अकरम की हिमायत में आ गए और कुछ दूसरे शख्स की हिमायत में। अच्छी खासी मारपीट होने लगी थी। इतनी देर में शैला हामिद के पास आकर खड़ी हो गई थी, जबकि दूसरे लोगों की तवज्जो लड़ने वालों की तरफ थी। शैला, हामिद धीरे से बोला, मेरी टांग अब हरकत करने लगी। अब मैं बड़ी आसानी से इस फंदे से निकल सकता हूँ। नहीं हामिद, नहीं, प्लीज ऐसा मत करना, शैला बौखला कर बोली। वो क्यों? हामिद हैरान रह गया था। खुद सोचो, अगर तुमने खुद को बाहर निकाल लिया तो हमारे ख्वाबों का क्या होगा? तुम 80 लाख रुपए कहां से हासिल करोगे? कुदरत ने तुम्हें जिंदगी संवारने का एक मौका दिया है, इस चांस को बर्बाद मत करो। फिर मैं तुम्हारे साथ हूं ना। शैला, ये देखो, क्या मैं 15 दिन इसी तरह सीढ़ियों पर गुजार दूं? हामिद ने पूछा। कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां तुमने अपनी पूरी जिंदगी इसी तरह गुजार दी है, वहां 15 दिन और सही, शैला ने कहा। और मैं तुम्हें खुश करने और बहलाने की लिए सारी कोशिशें करूंगी। लोगों के दरमियान होने वाला झगड़ा खत्म हो चुका था। इस बिल्डिंग के यूनियन के सदर ने इन लोगों को समझाया था, देखो, अगर हम आपस में ही इसी तरह झगड़ा करते रहे तो किसी के कुछ हाथ नहीं आएगा। तो अब कौन सा आ रहा है? सदर मुस्कुराया। मैंने पूरा हिसाब लगा लिया। देखो, अगर हम केस जीत जाते हैं तो 40 लाख सीधे हामिद के हो जाएंगे। हामिद को इतनी सी बात के लिए 40 लाख कुछ ज्यादा नहीं है? किसी ने एतराज किया। नहीं, इन पैसों पर उसी का हक है, सदर ने कहा। हमें इंसाफ से काम लेना चाहिए, क्योंकि कयामत के दिन खुदा के सामने भी पेश होना है। हमने अगर हिसाब किताब में गलती की तो तो हमारा मुहासिबा किया जाएगा। सबने इस सदर की बात की तारीफ की, क्योंकि सभी खुदा के खौफ से लरज़ उठे थे। चले, मान लिया हामिद को 40 लाख मिल गए, इसके बाद का क्या हिसाब होगा? बकिया 40 में से 5 वकील साहब को चले जाएंगे, सदर ने बताया, क्योंकि सारी मेहनत वकील साहब की होगी। हाँ, ये बात तो है, सबने तायद की। इसके बाद रह जाते हैं 35 लाख। हमारी बिल्डिंग के दोनों ब्लॉक में 20 अफराद हैं और 20 फैमिली, तो हर फैमिली को 1.5 लाख रुपए मिल जाएंगे। और ये भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि ये रकम हमें बगैर किसी मेहनत के यूं ही मिल रही है। ये बात तो है, इंसाफ इसी को कहते हैं। इन लोगों की बातों से बेखबर हामिद और शैला अपनी प्लानिंग में मसरूफ थे। शैला कह रही थी, सुनो हामिद, अगर अब चूंकि मुझ में और तुम में कोई दूरी नहीं रही। दूरी तो है, हामिद ने इसकी बात काट दी। ओहो, मेरा मतलब है कि नहीं रहेगी, शैला ने कहा, इसलिए कि मैं तुमसे साफ साफ कह रही हूं कि तुम अपना सारा हिसाब किताब मेरे हाथ में दे दोगे। जाहिर है, हामिद ने प्यार भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा। तो हम सबसे पहले इस बिल्डिंग को छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि अब हमारा यहाँ रहना मुनासिब नहीं होगा। यहाँ के लोग हमारे बारे में तरह तरह की बातें बनाएंगे। हाँ, 50 लाख से तुम अपना कोई बिजनेस शुरू कर देना। मेरा ख्याल है कि भौतिक का काम सबसे अच्छा रहेगा। मैं खुद फैशन डिजाइनर हूँ, इसलिए मैं वो बिजनेस संभाल सकती हूँ।
चलो जैसी तुम्हारी मर्जी। हामिद की आंखों में बहुत से ख्वाब उतर आए थे। और एक बात और, शादी के बाद हम सब पहले इस्लामाबाद और मरी वगैरह की सैर को जाएंगे। चलो ये भी मंजूर। मैं तो अब तुम्हारे कहने पर चल रहा हूँ। इसी दौरान में एक आदमी इन दोनों के पास आ गया। माफ कीजिएगा हामिद साहब, मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मेरा नाम मुख्तार है। मैं पिछले हफ्ते इस बिल्डिंग में किराएदार की हैसियत से आया हूँ। मैं खुद वकील हूँ और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। जी फरमाइए मुख्तार साहब। जनाब, मुझे जैसे ही आपके साथ होने वाले इस हादसे की खबर मिली, मैंने सबसे पहला काम यही किया कि सीधा जज के पास पहुंच गया। जज के पास? वो क्यों? आपके केस को स्ट्रांग बनाने के लिए जज से बात हो चुकी है। आपको 1,50,00,000 मिलने वाले हैं। वही यही फैसला सुनाएगा। क्या? हामिद के होश उड़ गए थे। 1,50,00,000? जी हाँ, मैं कभी कच्चा काम नहीं करता। इसी वक्त वो सीढ़ी थोड़ी सी हिली, लकड़ी का जीना चुरमुरा कर टूट गया और हामिद पलकबाजियां खाता हुआ चीखता हुआ नीचे गिरता चला गया। सड़के पर गिरने की वजह से इसके दिमाग में शदीद चोट आई थी। हॉस्पिटल तक जाते जाते इसका इंतकाल हो गया था। इसकी मौत के बाद सिर्फ इतना हुआ कि बिल्डिंग के मालिक ने लकड़ी का जीना खत्म करवा के सीमेंट कंक्रीट का पक्का जीना बनवा दिया और इस केस को हादसा करार देकर फरामोश कर दिया गया। अब इस बिल्डिंग के वही शब रोज हैं, वही जिंदगी है। सब अपनी अपनी जगह अपने काम में मसरूफ है। सीढ़ियां पुख्ता होने के बाद अब इस बात का भी इम्कान नहीं रहा कि ऐसा कोई हादसा किसी और हामिद के साथ पेश आएगा। वीडियो कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। सुनने का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।